ये ऑडिबल हूँ मैं? जी सर। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे और थोड़ा ढंग से मतलब सुन लीजिएगा आप चीज़ों को। इस वाले चैप्टर में और अगले चैप्टर में ये चीज़ें कॉमन होंगी। तो कॉमन होंगी तो समझ लीजिए कि हम 2 बार नहीं पढ़ेंगे, एक ही बार पढ़ेंगे इन चीज़ों को। जो अभी हमने पढ़ा था ना ऊपर, ये सारी चीज़ें जो दिखा देता हूँ आपको, ये सब चीज़ें जैसे कि ये टॉपिक था हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट पे, या फिर यहाँ पे ये फाइनेंस कमीशन, कंपल्सरी एंड वॉलंटरी प्रोविजंस। बस इसमें करना क्या है, अभी हम पढ़ रहे हैं पंचायती राज, तो पंचायत से काम के जाएंगे। अगला जो चैप्टर है वो है म्यूनसिपैलिटीज, तो वो बड़ी सिटीज की बात हो रही होगी, तो सेम थिंग होगी, सेम फंक्शंस होंगे। बस जहाँ जहाँ पे हमें दिख रहा होता है पंचायत, वहाँ वहाँ पे आपको लगाना है क्या, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनसिपैलिटीज, इतना सा डिफरेंस होगा। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है हम लोगों को, क्योंकि 2 जगह आएगा ये। ठीक है, बाकी स्टार्ट करते हैं। और एक चीज बस आज और हम लोग बुक से पढ़ेंगे, अगली क्लास से हम लोग नोट्स बना रहे होंगे साथ के साथ, और मैं भी आपको यहाँ पे लिखवा के पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें थी जो हमें समझनी थी बुक के थ्रू, वो आज कंप्लीट हो जाएंगी मोस्टली। अब से हम लोग जो चीज़ें पढ़ेंगे वो लिख कर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपनी अपनी जो कॉपीज आपने बनाई होंगी अगर शायद कहीं, तो उन कॉपीज को निकाल लीजिएगा और लिख लेंगे हम लोग अगली क्लास से। तो अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करेगा आप अगली क्लास से। ठीक है सर हाँ जी, सर इकोनॉमी सर्वे और बजट सर, उसमें से सर कैसे क्वेश्चन पूछेंगे सर, थोड़ा वैसे बता देते तो अच्छा रहता। वो भी कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, वो होगा, है ना। सर इसके बाद थोड़ा वही पढ़ाते तो थोड़ा ठीक रहता। देखो पढ़ना सब कुछ ही है ना, ऐसा तो है नहीं कि इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछेगा बाकी सब से पूछेगा नहीं। नहीं सर मालूम है, लेकिन सर जैसे वो आ गया है तो सर उसमें से सर क्या पढ़ना है, जैसे कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है सर, क्योंकि इतना 500 का है सर, तो उसमें से सर मेन मेन चीज और बजट से सर क्या मेन चीज पूछ सकते हैं, देखो एक चीज क्योंकि बताता सर हूँ, ऐसे तो समझ नहीं आ रहा है। वो बात मैं आपको बिल्कुल मान लिया, सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही है, उसकी हम कराएंगे भी। लेकिन एक चीज बताता हूँ मैं आपको, यूपीएससी में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है कोई नहीं जानता। अगर यही जानते होते ना, तो आप सोचो, ऐसे किसी ने और नहीं पूछा था मेरे से वाली बात कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ा दो। इंपॉर्टेंट जैसी कोई चीज ही नहीं होती, क्योंकि पेपर बनाने वाला कुछ भी पूछ सकता है। तो पहली एक चीज तो ये है कि हमें सब कुछ पढ़ना है। उसके बाद जैसे मैं बोलता हूँ ना आपको कि कम फोकस और ज्यादा फोकस, मतलब बार बार किन चीजों को पढ़ना है और कम बार किन चीजों को पढ़ना है, बस ये कर सकते हैं। हम ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकते कि ये चीज तो बिल्कुल छोड़ देते हैं, पूछेगा ही नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठता, पढ़ना तो सब कुछ है, याद कितना रहता है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मेरा पॉइंट समझ रहे हो आप। जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे में मैंने आपको उस टाइम जब पढ़ाया तब बताया भी था, ये बता चुका हूँ मैं आप लोगों की क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक सर्वे के अंदर कोई भी टॉपिक है, उसका फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ जहाँ पे कंक्लूजन होता है वो पढ़ लीजिए, उसको ध्यान भी रखना है। बीच में आपका मन करे तो रीडिंग करो, नहीं करे तो मत करो। तो ये मैंने उस टाइम ही बताया था आप लोगों को जब इकोनॉमिक सर्वे में लोग पढ़ा रहे थे। वही चीज है, चेंज नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि, देखो कई जगह होता है, बिल्कुल होता है। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे होगे, अगर आपको ये लग रहा है देखकर कि अरे वाह इसने तो पूरा इकोनॉमिक सर्वे 5 पेजों में पढ़ा दिया, वो तो ठीक है पढ़ा दिया उसने, लेकिन क्या उसमें से क्वेश्चन मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा, है ना। तो जितने भी लोग जो बोलते हैं ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से पढ़ लो इसमें से आ जाएगा, वो तो सिर्फ बोल ही तो दिया, जब पेपर में क्वेश्चन आया तो वो तो मिलता ही नहीं है उसमें से। मेरा पॉइंट समझ रहे हो आप। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंपॉर्टेंट क्या है, पढ़ना पूरा ही है। ओवरव्यू आपको हर चीज का मालूम होना चाहिए, आपको हर एक क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर होना है, रेडी रहना है। बस ये है कि कुछ चीजें जो फैक्ट है वो आपको याद होनी चाहिए, रिमेनिंग अगर नहीं भी है लेकिन उसका एक बेसिक लेवल आपको समझ में आना चाहिए, तो ये तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, और रही बात इकोनॉमिक सर्वे की, याद नहीं होगा ये अलग पॉइंट है, समझ में नहीं आ रहा है इट मीन्स काफी कुछ पढ़ना बाकी है। ठीक है, क्योंकि समझ में आना चाहिए। अगर आपने एक बार तैयारी कर ली है उस केस में, जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो नो डाउट उनको समझ में नहीं आएगा, मैं बात मानता हूँ बिल्कुल। लेकिन जो लोग एक बार पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं, उनको समझ में आना चाहिए।
नहीं आता है तो उसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड करना पड़ेगा तैयार। थोड़ा थोड़ा बताने से कुछ नहीं होगा, मतलब ये मेरा मानना है। बाकी आप लोग ट्राई कर सकते हो। यूपीएससी तब उसी दिन निकलेगा जिस दिन आपको हर चीज आती होगी। हर चीज इन द सेंस बेसिक आइडिया आपको हर चीज का आना चाहिए। ठीक है प्रियंका जी, स्ट्रेस में हो लेकिन स्ट्रेस से एग्जाम क्लियर नहीं होते हैं, इस चीज को आप याद रखिएगा। यस सर। ठीक है, स्ट्रेस पे काबू करने वाले लोग ही एग्जाम क्लियर करते हैं, स्ट्रेस में रहने वाले लोग एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो स्ट्रेस में यस नहीं सर। फंसना है किसी के लिए, सभी के लिए बता रहा हूँ कॉमन चीज। अगर आप स्ट्रेस में आके टूट गए तो वैसे भी एग्जाम नहीं निकलेगा ना। और अगर इतने से स्ट्रेस में आके अगर आप परेशान हो जाते तो यूपीएससी की नौकरी तो वैसे भी नहीं कर पाओगे, तो वहां तो तगड़े तगड़े स्ट्रेस हो जाएंगे। अभी तो जान का खतरा नहीं है, वहाँ पे जान का भी खतरा होगा कभी कभी किसी किसी केसेस के अंदर। तो आप तो बोलोगे भैया नहीं अपने बस की बात नहीं है, तो ऐसे लोगों को थोड़ा रिक्रूट करेंगे वो लोग। नो इशू सर। नहीं नहीं, वो इशू बात वो तो बात, मैं बस एक बता रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग वाली चीज कि घबराना तो है ही नहीं, क्योंकि घबराने से तो काम चलेगा नहीं। वही पढ़नी सारी चीजें होती है, हम लोग कराएंगे। तो देखो थोड़ा थोड़ा करने से क्या होगा ना, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बेटर ये है कि हम लोग ढंग से करेंगे चीजों को। लेकिन हाँ इतना है, जब हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे तो उसका आपको चीज समझ में आएगी। और वो भी तभी समझ में आएगा, आपने ही पढ़ा होगा। नहीं तो मैं पढ़ाया मैं ही समझ लिया, आप लोगों का भगवान मालिक है फिर। तो आप लोगों को पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई करने का अगेन बता रहा हूँ, नंबर ऑफ आवर्स बिल्कुल ही मैटर नहीं करते हैं। मैटर वो करता है कि आपने कितनी चीजें जब पढ़ी तो समझ में आ गई और आपको याद भी है कुछ कुछ, वो चीज इंपॉर्टेंट है। 10 घंटे पढ़ लिए, 8 घंटे पढ़ लिए, एक पेज भी याद नहीं है, तो वो कोई मतलब वाली चीज नहीं है ना। तो इससे बेटर तो है कि 8 घंटे वेस्ट मत करो, आराम से मूवी देखो, पॉपकॉर्न खाओ, सो जाओ। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ लेकिन एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि अगली क्लास से हम लोग लिख कर पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे कि अब पेपर आ ही गया है, और क्योंकि जो भी तैयारी कर रहे हैं ढंग से, नहीं तो अगली बार जो भी देंगे तो उनको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इसलिए अगली बार से हम जो क्लास हो रही होगी वहाँ पे हम लिख कर चीजें पढ़ रहे होंगे, जैसे कि स्पेलिंग वगैरह आपको आ जाए। अभी तो कई लोगों को स्पेलिंग्स ही नहीं आती होगी, मीनिंग तो अलग बात है, स्पेलिंग भी नहीं लिख पा रहे होंगे। तो उस चीज के लिए हम लोग ये इनिशिएटिव लेंगे, क्योंकि जो चीज पढ़ानी थी बुक से वो ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि इसी बुक की थोड़ी सी ये थी कि इस बुक को हम लोग पढ़ेंगे। बाकी हालांकि बुक सारी ही इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन बाकी में हम लिखेंगे अब। तो देखिए फाइनेंस ऑफ पंचायती राज, तो ध्यान ही रखिएगा कि कोई भी चीज हो, हर किसी चीज के लिए मनी की रिक्वायरमेंट होती है, और मनी मतलब फाइनेंस। अब पैसा कहाँ से आएगा, तो आप लोगों को मालूम है कि देखो गवर्नमेंट कहीं नौकरी तो कर नहीं रही है, गवर्नमेंट तो हम लोगों को नौकरी करवाते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या हो सकता है, टैक्सेस हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड के, तो उससे कुछ मनी आएगी, और वो मनी अलग अलग चीजों में यूज आ रही होती है। तो ऐसे देखो फाइनेंस और पंचायती राज द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ये कुछ कमीशन बने हैं, इसमें से दूसरे नंबर का है ये, इसलिए नाम दिया गया है सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ऑफ इंडिया। कब से कब तक रहा ये, 2005 से 2009 के बीच में। हैज समराइज द सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ द पंचायती राज, इन्होंने आइडेंटिफाई करके बता दिया कि कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं मनी अर्निंग के। जब हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू, रेवेन्यू का मीनिंग क्या होता है? हाँ जी, इनकम। इनकम, बस सिंपल सी बात है, रेवेन्यू मतलब इनकम होता है। और अगर हम थोड़ा सा इसको इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, तो रेवेन्यू में इनकम आता है, और उस इनकम में ध्यान रखिएगा, उस इनकम का मतलब ये है कि उसका वो प्रॉफिट नहीं है, वो ग्रॉस इनकम है। ठीक है, जब हम लोग इकोनॉमी पढ़ रहे होंगे तब की बात है। तो यहाँ पे उसने रेवेन्यू यानी इनकम के सोर्सेज को डिफाइन कर दिया, कहाँ कहाँ से इनकम हो सकती है। रेवेन्यू ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड देयर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इन द फॉलोइंग वे। तो उन्होंने कैसे समराइज किया फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को, वन बाय वन हम लोग इसमें देखेंगे। तो पहला है द अ मेजर पोर्शन ऑफ पार्ट 9। अब थोड़ा याद करो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में किसके बारे में लिखा हुआ है? नीरू शर्मा बताओ आप, किसके बारे में लिखा हुआ है पार्ट 9 में? मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। ओके, मतलब नीरू जी को नहीं आ रही है।
रोशनी नहीं आ रही है। गुड। हाँ मालूम है सर पंचायती राज के बारे में लिखा हुआ भैया, वही तो पढ़ा रहे हैं कल 2 दिनों से। वही नहीं मालूम कौन से पार्ट में लिखा हुआ है, पहली लाइन में पढ़ा था हम लोगों ने। तो पार्ट 9 में किसके बारे में लिखा हुआ है? पंचायती राज के बारे में लिखा हुआ है। तो अ मेजर पोर्शन ऑफ पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द स्ट्रक्चरल एम्पावरमेंट ऑफ द PRI। क्या होगा ये? पंचायती राज institutions, but the real strength in terms of both autonomy and efficiency of these institutions is dependent on their financial position। अब ये बताना चाह रहे हैं कि देखो पार्ट 9 में मोस्टली लिखा किसके बारे में है? पंचायती राज के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन जो इसकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का मतलब ये होता है रुपए का आना और खर्च करना दोनों में आपको फ्रीडम हो, उसे बोलते हैं ऑटोनॉमी। सबसे बड़ी चीज जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन की होती है कि मनी और फाइनेंशियल पोजीशन कैसे डेवलप करनी है। ठीक है। इन जनरल पंचायत इन अवर कंट्री रिसीव्स फंड इन द फॉलोइंग वे। अगर हम बात करते हैं कि जो पंचायत है हमारे कंट्री की, वो कैसे फंड इकट्ठा करते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फंड कैसे इकट्ठा करते हैं। पहला, ग्रांट्स फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट। पहली चीज, कुछ रुपए मिल सकते हैं, ग्रांट्स यानी कुछ दान। ठीक है, कुछ डेवलपमेंट के लिए रुपया किससे मिलेगा? यूनियन गवर्नमेंट से, बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल फाइनेंस कमीशन। लेकिन ये कौन बोलेगा कि भाई कितना रुपया चाहिए? मनी की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए जो ग्रांट्स मिलेगी वो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे दी जाएगी। किसकी रिकमेंडेशन पे दी जाएगी? सेंट्रल फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पर। ठीक है। क्या नाम दिया गया है इसको? सेंट्रल फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन में दिया जाएगा। और ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहने वाली बात कि पंचायती राज को मिलने वाली ग्रांट्स जो होती हैं वो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पर मिलती है। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। अगली चीज बोल रहा है डिवोल्यूशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन एज पर आर्टिकल 243I। और जो मनी आई है उसके पास, उसको कैसे बांटना है, देना है, वो स्टेट फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है। वो उसके बारे में आर्टिकल में लिखा हुआ है 243I में। तो ऊपर लिखा हुआ था कि सेंट्रल फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करेगा कि मनी दे दो, ये लिखा था 280 में। लेकिन इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवोल्यूट करना है, उसके बारे में कहाँ लिखा हुआ है? 243I के अंदर। अगला है लोन्स एंड ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। अगली चीज, क्या कहाँ से रुपए इकट्ठा करते हैं लोग? जैसे ग्रांट्स को हमने पढ़ ही लिया, तो ग्रांट्स तो दान हो गए, इसके अलावा लोन भी ले सकते हैं। कौन लोग लोन लेंगे? पंचायती राज वाले। किससे लोन ले सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट से तो पहले ले लिया, अब किससे ले सकते हैं? स्टेट गवर्नमेंट से। और बहुत सिंपल सी बात है, कोई गरीब इंसान है तो किससे लेगा? रिच इंसान से लेगा। अब सबसे लोअर लेवल पे कौन है? पंचायत। तो पंचायत के रिच इंसान कौन हो गया? पहले तो हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। तो पहले इन्होंने रिकमेंडेशन मतलब किससे मांगा मनी? सेंट्रल गवर्नमेंट से। फिर मांगा किससे? स्टेट गवर्नमेंट से। तो लोन भी मांग सकते हैं। लोन और ग्रांट्स में डिफरेंस ये होता है कि ग्रांट्स हो सकती है रीपे ना करनी पड़े, लेकिन लोन्स जो होते हैं वो रीपे करने पड़ते हैं, और इस पर इंटरेस्ट भी पे करना होता है। ठीक है। लोन पर क्या पे करना होगा? इंटरेस्ट पे करना होगा। अगली चीज है 4th नंबर पे, प्रोग्राम स्पेसिफिक अलोकेशन अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एंड एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस। इसका मतलब ये होता है प्रोग्राम स्पेसिफिक अलोकेशन, प्रोग्राम बेस्ड, यानी कोई काम चलाया जा रहा है। मान लीजिए कि
सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है SSA, तो उसके लिए जो ये प्रोग्राम है, जो ये प्लान है, उसके लिए मनी खर्च कर रही है, ठीक है, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो उसके लिए अलग से मनी रिक्वायरमेंट या फिर रिकमेंडेशन दी जाएगी या फिर मनी दी जाएगी, ठीक है। तो SSA में आ गया। इसके अलावा और कुछ अगर कोई प्रोग्राम है, कोई स्कीम चल रही है, तो उसके लिए भी मनी कहाँ से दी जाती है, अलग से दी जाती है, और वो अलग ही काउंट होगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? हाँ जी। जी सर। अगला देखिए, गुड। अगला है इंटरनल रिसोर्स जनरेशन टैक्स एंड नॉन टैक्स। इसके अलावा पंचायत के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, उन पर टैक्स और नॉन टैक्स एक्टिविटी के थ्रू ये लोग क्या करते हैं, मनी की अर्निंग करते हैं। कैसे करेंगे? टैक्स एंड नॉन टैक्स चीजों से मनी की अर्निंग ये कर रहे होंगे, ठीक है। टैक्स एंड नॉन टैक्स दो तरह की चीजें। सेकंड देखिए, across the country state have not given adequate attention to fiscal empowerment of the पंचायत। क्या बोलना चाह रहा है कि पूरी कंट्री के अंदर अगर हम देखते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट ने, यानी गवर्नमेंट ने स्टेट जो पंचायती राज हैं उनको मनी के फील्ड में प्रॉपर ऑटोनॉमी या फिर पावर नहीं दिया, या फिर उनकी मनी की रिक्वायरमेंट के बारे में नहीं सोचा। बात समझ में आ रही है यहाँ तक कि पंचायत को कितनी मनी चाहिए, कहाँ पे कितनी मनी की रिक्वायरमेंट है, इन सब चीजों के बारे में उन्होंने नहीं सोचा है। आगे देखिए, द पंचायत ओन रिसोर्सेज आर मेजर। पंचायत के पास अपने रिसोर्स काफी कम होते हैं। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु आर द स्टेट विच आर कंसिडर्ड टू बी प्रोग्रेसिव इन द PRIs when पंचायत institutions empowerment, but even there the panchayats are heavily dependent on government grants। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई देखो, पंचायत मोस्टली गवर्नमेंट के दिए हुए मनी यानी गवर्नमेंट के ग्रांट्स पर डिपेंडेंट होता है, उनके पास खुद की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी तो होती ही नहीं है, ठीक है। वन कैन ड्रॉ द फॉलोइंग ब्रॉड कंक्लूजन्स। अब कोई भी इंसान इन सभी चीजों से क्या कंक्लूजन निकाल सकता है, वो देखिए। पहला, internal resource generation at the पंचायत लेवल इज वीक। तो क्या हो गया? इंटरनल रिसोर्स जनरेशन। इंटरनल रिसोर्स जनरेशन का मीनिंग क्या होता है कि पंचायत अपने ही लेवल पर कुछ ना कुछ मनी की अर्निंग स्टार्ट कर दे, या फिर मनी के कुछ ऐसे सोर्स डेवलप करे जिससे उसको अर्निंग होती रहे। is partially due to a thin tax domain and partially due to पंचायत ओन रिलक्टेंस इन कलेक्टिंग रेवेन्यू। तो ये दो कारणों से होता है। पंचायत खुद मनी अर्न क्यों नहीं कर पाती है, उसके दो कारण बता रहा है। पहला कारण ये बोल रहा है कि पहली बात तो उनके पास ऐसी चीजें ही कम है जिन पर वो टैक्स लगा सकती हो, यानी जिनसे वो टैक्स कलेक्ट कर पाए, पहली चीज। दूसरी, एक्चुअल में पंचायत टैक्स कलेक्ट करने में रिलक्टेंट है, यानी वो कैपेबल है ही नहीं टैक्स कलेक्ट करने के लिए, इसीलिए भी वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाते। क्या ये दोनों बातें समझ में आ गई आपको कि गवर्नमेंट ग्रांट्स और मनी पे क्यों डिपेंडेंट है? तो पहली चीज उन्होंने बोला कि एक तो उनके पास सोर्सेज कम है, वो टैक्स लगा पाए, पहली चीज। दूसरी बात, वो लोग टैक्स कलेक्ट करने में इंटरेस्टेड भी नहीं है। पहला पॉइंट समझ में आ गया? जी सर। जाग रहे हो ना सभी लोग? ठीक है। दूसरा देखिए, पंचायत आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन ग्रांट फ्रॉम यूनियन स्टेट गवर्नमेंट। और ये मोस्टली डिपेंडेंट किस चीज पर रहती है? यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट पे, भाई कुछ रुपया दे दो। तो ये भी खराब बात है। अब डिपेंडेंट तो मान लो बड़ा आज मांगा है 10 लाख रुपए मिल रहा है, तो वो सब चीजें भी दिक्कत करती हैं। अगला है, अ मेजर पोर्शन ऑफ द ग्रांट्स बोथ फ्रॉम यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट इज स्कीम स्पेसिफिक। कि अगर हम बात करते हैं मेजर पोर्शन की, जो भी ग्रांट्स वगैरह मिलती हैं यूनियन से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से, वो सारी होती है स्कीम स्पेसिफिक। स्कीम स्पेसिफिक यानी जो रुपया मिला है वो पर्टिकुलर स्कीम में ही खर्च किया जाएगा। तो होता क्या है, सिर्फ कुछ ही स्कीम में डेवलपमेंट हो पाता है, बाकी स्कीम में डेवलपमेंट हो ही नहीं पाता है। तो क्योंकि वो जो मनी मिल रही है वो क्या है, स्कीम स्पेसिफिक है। पंचायत हैव लिमिटेड डिस्क्रिशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन करिंग एक्सपेंडिचर। और पंचायत की जो होती है लिमिट होती है एक,
कि वही कितना खर्चा है, कितना फ्लेक्सिबिलिटी है और वो किस तरीके से इनको मतलब चलाएगी। मतलब बहुत ज़्यादा पावर नहीं मिली हुई है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं है कि चाहो जो चाहो वो कर सकते हो, उस तरह की फ्रीडम इनको नहीं मिली हुई है। अगले पॉइंट पर आइए, फोर्थ पॉइंट पर, इन व्यू ऑफ देयर ओन टाइट फिजिकल पोजीशन स्टेट गवर्नमेंट्स टू कीन टू डिवॉल्व फंड टू पंचायत। और अभी हम देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, फिजिकल पोजीशन यानी वित्तीय हालत जो कंट्री की है, जो पंचायतों की, वो काफी अच्छी नहीं है। और स्टेट गवर्नमेंट भी इसी वजह से, स्टेट गवर्नमेंट पंचायतों पर ध्यान नहीं दे रही है। और जब कंट्री की हालत सही नहीं होगी तो पंचायतों की हालत तो अपने आप ही गड़बड़ हो जाएगी। इन मोस्ट ऑफ द क्रिटिकल 11th शेड्यूल मैटर्स लाइक, ठीक है, लिखा हुआ है PRIN, इसके आगे और कुछ भी होगा, प्राइमरी एजुकेशन लिख लीजिए यहाँ पे, प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ केयर, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड इरिगेशन। इवन नाउ ये बताना चाह रहे हैं कि 11th शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है, पंचायती राज के बारे में लिखा हुआ है। इसके बाद हम लोग अगली जो होगी ना, उसमें हम लोग को क्या पढ़ेंगे, 12th शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में लिखा हुआ है। तो ये बताना चाह रहा है कि 11th शेड्यूल में किसके बारे में लिखा हुआ है, पंचायतों के बारे में लिखा हुआ है। वहां पे क्या क्या बताना चाह रहा है कि कौन कौन सी चीजों को देखेंगे पंचायत, प्राइमरी हेल्थ, वो प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ केयर, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, साफ सफाई होती है, एंड, ठीक है, इरिगेशन यानी पानी देना फील्ड्स वगैरह में। इवन नाउ इट इज द स्टेट गवर्नमेंट विच इज डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम एंड द एक्सपेंडिचर, ठीक है, एंड हिज एक्सपेंडिचर, या फिर उसके जो एक्सपेंडिचर है उन खर्चों के लिए। तो बताना ये चाह रही है कि जितना भी पंचायतों में खर्च हो रहा है, अभी वो सब कुछ कैसे, कौन दे रहा है रुपए, स्टेट गवर्नमेंट। तो होना क्या चाहिए कि जो स्टेट गवर्नमेंट जहां पे इन्वॉल्व है, ठीक है, तो वो मनी तो ढंग से काम आए। इसके अलावा पंचायतों को अपने लेवल पर भी कुछ ना कुछ रिसोर्सेज डेवलप करने चाहिए, जिससे वो मनी को ग्रो कर पाए, बढ़ा पाए। अगला देखिए 6 पॉइंट क्या है, ओवरऑल अ सिचुएशन हैज बीन क्रिएटेड वेयर पंचायत हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी बट ग्रॉसली इनएडिक्वेट रिसोर्सेज। अब हो क्या रहा है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जब पंचायतों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज क्या है, इनएडिक्वेट है। इनएडिक्वेट मतलब रिसोर्सेज उनके पास ज्यादा है ही नहीं, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। तो बात समझ में आ रही है कि पंचायत इसीलिए ढंग से काम नहीं कर पा रही है। और फिर करप्शन तो आपको मालूम ही है, पहले ही चवन्नी आई है खर्च करने के लिए, चवन्नी में करप्शन हो जाता तो कोई डेवलपमेंट हो पाएगा, डेवलपमेंट होना थोड़ा सा ट्रिकी है। लेकिन धीमे धीमे सिस्टम डेवलप हो रहा है। अभी के टाइम में देखें तो काफी सिस्टम सही हुआ है, कई सारे करप्शन के जो सोर्स थे या फिर जहाँ से पॉसिबिलिटी थी वो धीमे धीमे कम हो रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन ये पंचायतों की दिक्कत है। थर्ड पॉइंट देखिए, हम लोग पॉइंट किसी के पढ़ रहे हैं वो ध्यान रख लो, फाइनेंस ऑफ पंचायत की मनी कैसे लेके आते हैं पंचायत वाले लोग, वो उसके बारे में पढ़ रहे हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, दो इन एब्सोल्यूट टर्म द क्वांटम ऑफ फंड्स द यूनियन स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसफर टू पंचायत forms the major component of its receipt. The PRI own resources generate is the soul behind its financial standing. अभी बताना क्या चाह रहा है कि मेन अगर बात की जाए कि स्टेट गवर्नमेंट ही फंड कर रही होती है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है, यानी सोर्स कहाँ से, मनी का सोर्स क्या है, डेफिनेटली गवर्नमेंट है। और सबसे बड़ा फंड जो आ रहा है वो स्टेट या यूनियन गवर्नमेंट से ही आता है, और उसी के थ्रू PRI काम कर रहा होता है, अपने जो भी डेवलपमेंट करना है वो डेवलपमेंट करता है। It is not only a question of resources, it is the existence of a local taxation system which ensures people's involvement in the affairs of our elected body. It also makes the institutions accountable to its citizen. अब ये बोलना चाह रहे हैं कि यार देखो, बात सिर्फ ये नहीं है कि मनी कहाँ से आ रही है, कितनी आ रही है, बात ये है कि जो रिसोर्सेज हैं, जो टैक्सेशन है लोकल लेवल पर, क्या उनको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया जा पा रहा है, और क्या जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्रॉपर सिटीजन के लिए वो काम कर पा रहे हैं जिसके लिए वो अकाउंटेबल हैं। अब इन सब चीजों का मतलब ये है अल्टीमेटली कि मनी ग्रांट्स के फॉर्म में तो आ ही रही है, लेकिन अगर
ये इंस्टीट्यूशन अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, अपने आप को ग्रो करते हैं, तो डेफिनेटली और सोर्स भी डेवलप हो सकते हैं। अब देखो ये कहानी पूरी लिखनी नहीं है, वो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। मान लीजिए इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया गया कि भाई कैसे बताओगे कि पंचायत इंस्टीट्यूशन क्यों खोल रखे हैं, क्या सही काम करने की नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये सारी चीजें बोलने की मैं काम आएगी वहां पर, ठीक है। अगला देखिए 4th नंबर, in terms of own resources collection, the gram panchayat are comparatively in a better position because they have a tax domain of their own. अब देखो पंचायत लेवल पे तो पॉसिबल है नहीं, अब ग्राम पंचायत की बात करते हैं। ग्राम पंचायत लेवल पर थोड़ा सा बेटर है उनकी हालत कि उनके पास कुछ अपने सोर्सेज हैं जहां से वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, while the other two tiers are dependent on the toll. इसके अलावा जो बच गए ना दोनों टीयर, वो टोल पर डिपेंडेंट है, फीस पर डिपेंडेंट है, नॉन टैक्स रेवेन्यू पर डिपेंडेंट है, और वहीं से वो अपनी जितनी भी अर्निंग होती है वो करते हैं। टोल आपको मालूम ही है ना, रोड वगैरह क्रॉस करने के लिए, कोई पर्टिकुलर एरिया क्रॉस करने के लिए दी जाने वाली मनी। फीस, कोई फैसिलिटी यूज कर रहे हैं तो उसकी फीस होती है। नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब टैक्स के अलावा जो और तरीके होते हैं मनी लेने के, उनके थ्रू मनी मिलती है। लोन और टैक्स के अलावा और क्या तरीके होते हैं मनी के, लोन ले लेना, कोई चीज बेच देना, कोई चीज खरीद देना, उस तरीके से, ठीक है ना। पेनल्टी नॉन टैक्स रेवेन्यू ना, जो टैक्स से जो रुपए नहीं आ रहे बस वो सारे रुपए। अगला है 5th पॉइंट, स्टेट पंचायती राज एक्ट हैव गिवन मोस्ट ऑफ द टैक्सेशन पावर टू विलेज पंचायत। अगेन ये बात कर रहा है कि हुआ क्या था, इनके पास पावर ही नहीं थी अपने टैक्स लेने की। तो जब ये एक्ट बनाया गया तो उस एक्ट के बाद जो पर्सन थे उनको, स्टेट पंचायत के, उनको अपने कुछ टैक्सेशन की पावर को इंप्रूव करने का मौका मिला, या फिर कुछ टैक्सेशन इंप्रूव बढ़ा दिए गए। The revenue domain of the intermediate and district panchayat, both tax as well as non-tax, has been kept much smaller and remains confined to secondary areas like ferry service, market, water, conservancy service, registration of vehicle, cess on camp duty and few others. अब ये टाइप बता रखे हैं इनकम के, यानी ये जो इंस्टीट्यूशन है वो किन किन तरीके से पब्लिक से मनी को कलेक्ट कर सकते हैं, तो वो तरीके बताए हुए हैं यहाँ पे कि फेरी सर्विस स्टार्ट कर दी, वो पानी में चलती है। मार्केट ओपन कर दिया, मार्केट से वहाँ पे उनको टैक्स लिया जाएगा। वाटर सप्लाई, वाटर के लिए रुपए लिए जाना, ठीक है। कंजर्वेटरी सर्विस, किसी तरह की चीज को कंजर्व करके रखा हुआ है तो कंजर्वेटरी सर्विस का रुपए मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल, जब हम लोग व्हीकल खरीदते हैं तो उसका आरटीओ पे रुपए देना पड़ता है, वो सब चीजें, ठीक है। स्टैंप ड्यूटी, घर वगैरह खरीद रहे हो तो उससे स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है। तो बहुत तरीके की चीजें होती है जहां पर स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक से मनी अर्निंग कर रही होती है, या तो टैक्स के फॉर्म में या फिर नॉन टैक्स के फॉर्म में, या कभी कभी दोनों तरीके से, और फीस भी लेती है वो। तो ये तरीके हैं पंचायत से मनी अर्न करने के जो हम पढ़ रहे हैं। 6वां तरीका क्या है, स्टडी ऑफ वेरियस स्टेट लेजिस्लेशन इंडिकेट दैट अ नंबर ऑफ taxes, duties, tolls and fees comes under the jurisdiction of the village पंचायत। तो ये बताया जा रहा है कई तरीके के जो टैक्सेस होते हैं, जो फीसेस होती है, जो टोल होता है, वो विलेज पंचायत के अंडर में आता है। दीज इंटरलिया इंक्लूड ऑक्टोरी, प्रॉपर्टी हाउस। अब ये कुछ दूसरे टर्म्स दिए हुए हैं, बेसिकली बताया जा रहा है ये सब कुछ इनिशियली कंट्रोल किए जाते हैं या फिर लगाए जाते हैं प्रॉपर्टी पर, हाउस टैक्स पर, प्रोफेशन टैक्स, मतलब ये कुछ टैक्सेस के नेम और दिए हुए हैं। इस तरह के नेम्स, इस तरह के टैक्स लगा के और मनी अर्न की जा सकती है, ठीक है। और ये सारे टैक्स हम लोग पे करते हैं, ठीक है ना। मूवी देखने जाते तो एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है, हालांकि उन सभी को हटा के जीएसटी लगा दिया गया है इन सभी की जगह पर, लेकिन हर जगह हमें टैक्स पे करना होता है। तो यही क्या हो गए, पंचायत के लिए भी अर्निंग सोर्स हो गए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी अर्निंग सोर्स हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी अर्निंग सोर्स हो गए, ठीक है। ये कहीं पे भी मिले सब जगह पुट कर दो, एक ही बात है। अगला है रीजन फॉर इनइफेक्टिव परफॉर्मेंस। अब ये बोलना चाह रहे हैं कि देखो इतना सब कुछ किया गया पंचायतों के लिए, उसके बाद भी जो परफॉर्मेंस है वो इनइफेक्टिव है। इनइफेक्टिव का मतलब ये है कि जितनी उम्मीद उससे की गई थी वो उम्मीद फुलफिल यहाँ पे नहीं होती दिख रही है। तो उस केस में क्या करना है, तो देखिए, even after conferring the constitutional status and protection through 73rd Amendment Act of 1992,
ये बताना क्या चाह रहा है कि जबकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, जो कि 1992 में हुआ था, एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड मिल चुका है, लेकिन तब भी ये प्रॉपर उस इंटेंसिटी से या फिर उस कैपेसिटी से काम नहीं कर पा रहे हैं जो लोगों की उम्मीद थी। अब वो कैसे हो रहा है वो देखिए। The performance of पंचायती राज institutions has not been satisfactory। ये ध्यान रखिएगा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ठीक है। जबकि गांधी जी बोल रहे हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए, हमेशा सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए, क्योंकि इसी से देश का ग्रोथ होगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्रोथ नहीं हो रहा, सेटिस्फेक्शन भी नहीं है, एंड नॉट अप टू द एक्सपेक्टेड लेवल। कि देखो ऐसा नहीं है कि वो टारगेट हिट कर दे, जबकि वो उतना भी नहीं जितना होना चाहिए, जितना एक्सपेक्टेड किया गया था। द वेरियस रीजन फॉर दिस सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस आर एज फॉलोज। तो ये बताना चाह रहे हैं कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनका जो पोटेंशियल है वो पूरा यूज नहीं हो पा रहा है। इसे क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो देखो कारण देखो, पहला लैक ऑफ एडिक्वेट डिवोल्यूशन। लैक ऑफ एडिक्वेट डिवोल्यूशन यानी कि जितने भी स्टेप्स लिए गए हैं फंड मोनेटाइज करने, फंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के, वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। एडिक्वेट नहीं, सफिशिएंट नहीं है, वो कम है। क्या है, मैनी स्टेट्स हैव नॉट टेकन एडिक्वेट स्टेप्स टू डेवलप 3F। 3F यानी फंक्शंस, फंड एंड फंक्शनरीज। कि काम क्या करना है, रुपया कहाँ से आएगा और उसके बाद उसको चालू कैसे रखना है। टू द PRI to enable them to discharge their constitutionally stipulated functions। तो PRI यानी पंचायत इंस्टीट्यूशंस enable them to discharge their constitutionally stipulated functions, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको बुलाया काम करने के लिए उसको वो enable कर देते हैं। कौन कौन enable करेगा, PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। Further, it is imperative that the PRI have resources to make the responsibilities entrusted to them। फिर उसके बाद, ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल या फिर आप मान सकते हो कि ये थोड़ा सा मेन काम होता है PRI का, कि वो रिसोर्सेज और रेस्पॉन्सिबिलिटी को मैच करे। मतलब रिसोर्सेज कौन सा चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किस तरीके से काम होगा, उन सब के बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे while SFC State Finance Commission have submitted their recommendations, not many few states have implemented these or taken steps to ensure the fiscal viability of PRI। अब मान लीजिए ये बोलना चाह रहा है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन ने बोल भी दिया कि ये चेंज करने हैं, लेकिन होता क्या है, स्टेट गवर्नमेंट चेंज करता ही नहीं है कई जगह, कई बार। तो वही बताना चाह रहा है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है पॉलिसीज का पंचायती लेवल पर वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि उनका इम्प्लीमेंटेशन होता ही नहीं है। पहला पॉइंट क्यों है इनइफेक्टिव, लैक ऑफ एडिक्वेट डिवोल्यूशन, उसका डिवोशन नहीं है, लोग मन लगा के काम नहीं कर रहे। दूसरा है एक्सेसिव कंट्रोल बाय ब्यूरोक्रेसी। अभी वहां पे बोला हुआ है कि देखो पंचायतों में सबसे ज्यादा इंटरफियर होता है, किसी का इंटरफियर है, सबसे पहले तो ग्राम पंचायत के सरपंच का है, फिर ब्लॉक ऑफिसर का है, फिर ऊपर DM का है। तो बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी में इन्वॉल्व होती है, इसकी वजह से ढंग से काम नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन सम स्टेट्स द ग्राम पंचायत हैव बीन प्लेस्ड इन अ पोजीशन ऑफ सबऑर्डिनेशन, हेंस द ग्राम पंचायत सरपंच हैव टू स्पेंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी amount of time visiting block offices for funds and or technical approval. These interactions with the block staff office distort the role of sarpanch as elected representative। अब ये बोलना क्या चाह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या फिर जो भी ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, वो लोग पब्लिक के प्रतिनिधियों को, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनके साथ मिसबिहेव कर रहे होते हैं, और इसीलिए कई बार इन रिप्रेजेंटेटिव का काफी सारा टाइम तो उनसे मिलने में, यानी जो ऑफिसर्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनसे मिलने में ही निकल जाता है, और ये एक सरपंच के लिए सही बात नहीं है। तो यानी क्या हो गया, एक्सेसिव कंट्रोल बाय ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा इसमें अंदर तक फैली हुई है। अगला है टाइड नेचर ऑफ फंड्स, यानी नेचर क्या है फंड्स का, थका हुआ, बिल्कुल कम, बहुत रुपए कम आता है, वो चीज बताना चाहेगा। दिस हैज टू implications, the activities stated under certain schemes are not always appropriate for all
parts of the district. This result in unsuitable activities being promoted or an underspend of the funds. तो बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि कई बार जो फंड्स आते हैं, फिर जो मनी आती है वो या तो अप्रोप्रिएट होती है या फिर उसकी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाती है जितनी कि इस जगह को चाहिए होती है, यानी उस पंचायत को चाहिए होती है उतना नहीं मिल पाता है। तो ये तीसरी कमी है जिससे पंचायत ढंग से काम नहीं कर पाया। अगला है फोर्थ पॉइंट, ओवरवेलमिंग डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट फंडिंग। और ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि सबसे ज्यादा पंचायत जो है वो डिपेंडेंट किस चीज पर है, गवर्नमेंट से मिलने वाली फंडिंग्स पर। क्यों? क्योंकि उनकी खुद के पास तो रिसोर्सेज है नहीं कि मनी जनरेट कर पाए, इसीलिए वो किस पे डिपेंडेंट है, गवर्नमेंट से मिलने वाले फंड्स पर। और जब कोई चीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है तो डेफिनेटली उतना आउटकम नहीं निकलेगा जितना कि निकलना चाहिए था। अगला है फिफ्थ पॉइंट, रिलक्टेंस टू यूज फिस्कल पावर। और जो फिस्कल पावर है गवर्नमेंट की या फिर पंचायती राज की, उसको यूज ही नहीं करा जाए। रिलक्टेंट यानी यूज करने के लिए राजी ही नहीं है, बेराजी, ठीक है ना। एन इम्पोर्टेंट पावर डेवलप्ड टू जीपी यानी ग्राम पंचायत इज राइट टू लेवी टैक्स। लेवी टैक्स लगा सकते हैं ऑन प्रॉपर्टी, बिजनेस, मार्केट, फेयर्स, ऑल्सो फॉर सर्विस प्रोवाइडेड लाइक स्ट्रीट लाइटिंग, पब्लिक टॉयलेट, etc। ये बताना क्या चाह रहे हैं कि देखो बहुत सारी तरीके हैं जिससे मनी रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि देखो प्रॉपर्टी पे टैक्स लगा दो, बिजनेस पे टैक्स लगा दो, मार्केट पे टैक्स लगा दो, फेयर्स मेले वगैरह कराओ उस पे टैक्स लगा दो। तो ये सब कुछ चीजें बताई जा रही हैं कि ऐसा करके भी गांव के अंदर रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, लेकिन ये करने के लिए कोई राजी है नहीं। वेरी फ्यू पंचायत यूज देयर फिस्कल पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्स। तो बताना चाह रहे हैं बहुत ही कम पंचायतें ऐसी हैं जो टैक्स वगैरह इम्पोज करती है और कलेक्ट भी करती हैं। The argument posed by panchayat heads is that it is difficult to levy tax on their own constituency, especially when you live in the community। अब ये बताना चाह रहे हैं कि लेवी क्यों नहीं लगाते। लेवी का मतलब होता है एक तरीके का टैक्स है कि जो भी कुछ ग्रो किया उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पार्ट उस चीज का किसको देना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट का जो भी वहां पे लगे हुए हैं उन लोगों के लिए। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि देखो लेवी लगाना तो आसान नहीं है क्योंकि हमें उन्हीं लोगों के बीच में रहना है जिससे हमें टैक्स लेना है। तो हम कभी भी ऐसे टैक्स या फिर ऐसे ज्यादा टैक्स नहीं ले सकते हैं जिससे कि लोगों में आपस में बाद में दिक्कत हो। तो ये भी एक कारण है। अगला है स्टेटस ऑफ द ग्राम सभा। ग्राम सभा की क्या पावर है और क्या वैल्यू है उसके बारे में समझेंगे आप लोग। Empowering the Gram Sabha could have been a powerful weapon for transparency, accountability, and for involvement of the marginalized section। तो ये बताना क्या चाह रहा है कि ग्राम सभा जो है वो बहुत पावरफुल टूल है या फिर वेपन है जिसके थ्रू हम लोग ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी यानी उत्तरदायित्व, ठीक है, इन सभी चीजों को निश्चित करते हैं। गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट यानी इंटरफियर को भी हम निश्चित करेंगे और साथ ही साथ मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस को भी देखते हैं। मार्जिनलाइज्ड सेक्शन यानी जो पीछे छूट गए, कोने पे खड़े हुए लोग। However, a number of the state acts have not spelled the power of Gram Sabha, nor have any procedures been let down for the functioning of these bodies or penalties for the officials। अब ये बोलना चाह रहे हैं कि देखो ग्राम सभा की पावर क्या है, क्या प्रोसीजर होगा, किस तरीके से काम करना है, इसके बारे में कहीं भी क्लियर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो अच्छी बात क्या है कि जब क्लियर लिखा हुआ नहीं है तो ये लोग मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं और इसीलिए इनके ऊपर पेनल्टी या इंक्वायरी नहीं हो पाती है क्योंकि इनके फंक्शन से डिफाइन नहीं है कि करेंगे क्या। जब फंक्शन से डिफाइन नहीं है तो उनके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट भी नहीं होती है, तो ये दिक्कत है। अगला है क्रिएट ऑफ पैरेलल बॉडीज। ऑफन पैरेलल बॉडीज आर क्रिएटेड फॉर सपोजली स्पीडी इंप्लीमेंटेशन, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। तो ये बताना चाह रहा है कि देखो पैरेलल बॉडीज क्यों बनाई जाती है। पैरेलल बॉडीज इसलिए बनाई जाती है जैसे हम लोग क्या करते हैं कि एक पेन खराब हो गया, दो पेन लेके चल रहे हैं, दो पेन खराब हो गया, तीन पेन लेके चल रहे हैं। तो हमारे पास क्या ऑप्शंस होने चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे बोली जा रही है कि जो सोचा जा रहा है पैरेलल बॉडीज के बारे में कि ये जल्दी से एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, कुछ भी हुआ तुरंत ये गवर्नमेंट को संभाल लेते हैं। तो ये बेसिकली है क्या, ये जल्दी से सिचुएशन को कंट्रोल में लाने वाली चीजें हैं जिसे हम लोग बोलते हैं पैरेलल बॉडीज। However, there is a little evidence to show that such PBs have avoided the evils, including that of partition, politics, sharing of spoils, corruptions, elite capture missions, often देखिए आगे
Often bypassing mainstream programs create disconnect, duality, and alienation between the existing and the new structure of the functions. अब कुल मिला के बताना क्या चाह रहे हैं कि जो पैरेलल बॉडीज होती है वो काफी हेल्पफुल रहती हैं, या फिर आप ऐसा भी मान सकते हो कि ये एक हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, या फिर जो प्रॉब्लम्स आ रही है उन प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए हमें मौका भी मिलता है, ऐसे समझ लो आप। और अगर कोई चीजें क्रिएट होती है तो ये सीधे सीधे चीजों को संभाल लेते हैं, क्योंकि एक तरीके से क्या है, ये पैरेलल बॉडीज है। पैरेलल का मतलब क्या होता है, एक तरह समांतर चलने वाली चीज है। समानांतर मतलब एक खराब हुई तो दूसरों को हैंडल कर लेगी। तो ये हो गया क्रिएशन ऑफ पैरेलल बॉडीज। अगला है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये तो बहुत दुनिया जानती है कि ग्राम सभा के अंदर अगर आप जाते हो, बिल्डिंग टूटी फूटी, अभी भी वो टेबल पर लेके बैठे होंगे, बैठने के लिए चेयर्स नहीं होगी, हालत बहुत खराब है। तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो लिखा हुआ है a large number of gram panchayat in the country do not have even full time secretary। ये सभी लोग ना, सभी तो सेक्रेटरी टाइप के लोग भी नहीं है। अराउंड 25% of the gram panchayat do not have basic office buildings। 25% ग्राम पंचायत के पास बेसिक ऑफिस बिल्डिंग भी नहीं है। The database for planning, monitoring, etc. are lacking in most of the cases। और हम देखते हैं कि हर जगह प्लानिंग और मॉनिटरिंग या फिर जो चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन करना है वो काफ़ी डिफिकल्ट है। A large number of elected representatives of PRI are semi-literate or literate and know little about their roles and responsibilities। तो बोला जाए जितने भी पंचायत इंस्टीट्यूशन के लोग हैं वो तो थोड़े पढ़े लिखे हैं, फिर मतलब कम पढ़े लिखे हैं, इतने भी नहीं कि वो अपनी प्रॉब्लम मतलब अपने रोल्स को समझे और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को जाने, क्या काम करना है वो जाने, प्रोसीजर सिस्टम इनके बारे में अनअवेयर है। Often for want to good, relevant and periodic training, they are not able to perform their functions properly। और वो अपने फंक्शन भी प्रॉपरली करना जानते नहीं है। Although all the districts and intermediate panchayats are connected with computers, only around 20% gram panchayats reported to having computing facility। कहने वाली बात यह है कि जबकि आज हर जगह हर पंचायत को कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया गया है, तब भी 20% ग्राम पंचायत ही हैं जो कंप्यूटिंग फैसिलिटी जानती है, मतलब जहाँ पे कंप्यूटर का काम हो रहा है। इन सम स्टेट विलेज पंचायत डू नॉट हैव एनी कंप्यूटिंग फैसिलिटी। और कई सारे स्टेट में तो अभी कंप्यूटर आया ही नहीं है। स्टेट मतलब स्टेट की पंचायतों के अंदर। तो क्या ये चीज कुछ समझ में आई आप लोगों को? सुना आप लोगों ने प्रॉपर? हाँ जी बताइए। यस सर। आपको भी रीडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसके बाद आर्टिकल दिए हुए जो आपको याद करने हैं, जैसे कि 243 में दिया हुआ है डेफिनेशन, 243 ए में क्या दिया हुआ है ग्राम सभा के बारे में, 243 बी में क्या दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, पंचायत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। 243 में कंपोजिशन ऑफ पंचायत, 243 डी में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, 243 ई में। अब देखो किसी में बहुत टैलेंट है तो सब कुछ याद कर लो सारे के सारे, जिनको याद नहीं होते तो कुल मिला के ये ही याद कर लो कि पंचायत के बारे में कौन से आर्टिकल से कौन तक लिखा हुआ है। 243 में 243 से लेकर 243 ओ तक लिखा हुआ था, ठीक है ना। कौन तक लिखा हुआ था? 243 से 243 ओ तक किसके बारे में लिखा हुआ था? पंचायतों के बारे में, ठीक है। 243 से 243 ओ तक पंचायतों के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। समझ में आ पा रही बातें? जी सर। यहाँ में समझ में आया? यस सर। जी सर। पढ़ना आपको भी है? पढ़ पाओगे आप लोग? पढ़ना ही है ना, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है कोई पढ़ने का नहीं कि नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगला है नेम ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस इन द स्टेट। अब अलग अलग जगह पे हम लोग देखेंगे कि अलग अलग स्टेट में किस किस नाम से जाना है। तो देखो ग्राम पंचायत एक होगी, जिला परिषद तो है, इनके नाम अलग अलग जगह पे अलग अलग दिए हुए हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में ग्राम पंचायत मंडल और जिला, अरुणाचल में ग्राम अंचल और जिला, आसाम में गांव अंचली जिला, बिहार में विलेज पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो ये अलग अलग जगह पे नाम दिए हुए हैं। अब देखो पूछने पे आगे तो पूछ सकता है
नहीं तो कुल मिला के बात ये है कि एक गांव के लेवल पर होती है, एक गांव से बड़े वाले एरिया के लिए होती है, और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, जिला लेवल पर होती है। तो जिला परिषद हर स्टेट में सेम होता है ना? देखो, ये तो नाम की बात कर रहे हैं, सिस्टम तो सेम ही होगा, उसका वर्किंग तो सेम ही होगा, नाम क्या बोलते हैं उसका नाम देखिए। ठीक है, नाम अलग अलग हैं, बाकी वर्किंग फंक्शन वगैरह सब कुछ क्या होते हैं, एक ही होते हैं। सर इसको ऐसे मान सकते हैं कि 1 नंबर में स्मॉल होगा और 2 नंबर में उससे बड़ा और 3 नंबर में सबसे वो बड़ा। तो है ही ना, सबसे छोटा गांव, फिर गांव से मिलकर बना हुआ होता है उनका ग्रुप, फिर उससे बड़ा होता है जिला। तो वो तो है सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो फिर उनके नाम क्या है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब ये हर स्टेट के कुल मिला कितनी स्टेट्स हैं, कितनी स्टेट्स हैं, 28 है ना, उनके अलग अलग दिए हुए हैं। तो हालांकि अच्छा यूनियन टेरिटरी कितना है? यूनियन टेरिटरी कितना भी यही नहीं मालूम पड़ रहा अपन लोगों को। 9 सर। सर आप तो बोले थे एक बार कंफर्म करने को, तो मैं तो बोली 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है। हाँ, सर आप 20 बताओ। and 8, ठीक है। हम्म बस तो ये हो गया, इनको आपको अगर पढ़ना है, फिर ये अलग अलग दिए हुए हैं पंचायती राज के माइलस्टोन यानी कैसे कैसे पंचायती राज डेवलप होते हुए आज हमें करंट फॉर्म में दिखाई पड़ता है। तो उसकी पूरी टेबल दी हुई है, हालांकि हमने अंदर पढ़ा भी है, लेकिन अलग अलग जगह पढ़ा हुआ है। बलवंत राय मेहता कमेटी पढ़ी थी हम लोगों ने, जवाहरलाल नेहरू ने इनॉग्रेशन किया वो भी पढ़ा था हम लोगों ने, डिक्लाइन पढ़ लिया, दोबारा से ग्रोथ। तो उन्हीं के ये एक्ट वगैरह दिए हुए हैं खूब सारे। जो काम की चीज है वो सिर्फ ये ध्यान रखो कि 1983 में 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया और 74th अमेंडमेंट एक्ट आया। 73rd से पंचायती राज को इन्वॉल्व किया गया और 74 से म्यूनसिपैलिटीज, पंचायती राज जिले वगैरह वो गांव और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती हैं, म्यूनसिपैलिटी सिटी अर्बन एरिया में होते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए, नेम ऑफ द कमिटी और चेयरमैन और अपॉइंटमेंट, वो अपॉइंटेड दिया हुआ है कब और रिपोर्ट उन्होंने कब दी, तो ये कुछ कमिटीज के नेम है। तो अब देखो कमेटी ऐसे बहुत सारी हो सकती हैं, कितना ही याद करोगे, तो जो कमेटी हमारे हमने अंदर पढ़ी है थ्योरीज में, हमें वो उन्हीं पे फोकस करना है, रिमेनिंग की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर। अगला है म्यूनसिपैलिटीज। तो म्यूनसिपैलिटीज हम लोग नोट्स के फॉर्म में पढ़ेंगे। अब हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे सिर्फ नोट्स के फॉर्म में पढ़ेंगे, तो कॉपी आप बना लीजिएगा अपनी, बुक से रीडिंग कराना था वो करा दिया। ठीक है, और अब आपको क्लास ज्वाइन करना, लेक्चर सुनना ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ बुक की बातें पढ़ाई जा रही थी, अब चीजें समझा कर लिखवाई जाएंगी। वो कुछ चीजें बुक में मिलेंगी आपको, कुछ चीजें सिर्फ समझने के पॉइंट से होंगी तो बुक में नहीं मिल रही होंगी, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो आप सभी लोग रेगुलर क्लास करें, और जितने भी लोग पहले थे, जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह पहले ज्वाइन कर रहे हो, उनको दोबारा बोल दो कि अब भाई दोबारा आ जाओ, अब हम बुक से हटकर अब लिखने पर आ गए हैं दोबारा से नोट्स के लिए। ठीक है सर हाँ जी सर बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का एग्जांपल दीजिए आप। सर जिसमें जॉइंट सिटिंग होता हो और जिसमें नहीं होता हो, सर थोड़ा बता दीजिए सर, बहुत कंफ्यूजन है। नहीं, कंफ्यूजन क्या है, आप है ना हवड़ दबड़ में पढ़ रहे हो आप बताओ कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आई आपको, स्टेप बाय सर जैसे स्टेप। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है सर, जो हाँ, वो जॉइंट सिटिंग में नहीं होता है। तो सर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में एक्ट कौन कौन सा आता है सर, वो नहीं समझ आ रहा है। और सर जॉइंट सिटिंग किसमें हो सकता है सर, ऐसे अगर समझने के बेसिस पे होते सर। देखो जी, पहली बात तो जब उसमें लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब होता है तो उसमें जॉइंट सिटिंग नहीं होती है, तो हो क्या रहा है ना, आपको ये समझ में नहीं आ रही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना। जब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐड करते हैं ना, तो उस टाइम जॉइंट सिटिंग नहीं कराई जाती है। यानी क्या होगा, लोकसभा में अलग पास कराना पड़ेगा, राज्यसभा में अलग पास कराना पड़ेगा, इसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अब आपको क्या है ना, आधी चीज याद आ रही है, आप ये समझ ही नहीं पा रहे हो कि कंपेयर किससे करना है। तो पहले चीज ये भी तो समझो ना, कंपेयर किससे करना है। आप ये बोल रहे हो कि जॉइंट सिटिंग नहीं होती है, समझा दो, ये तो चीज गलती हो गई। यहाँ पे हमें समझना क्या चाहिए कि कहाँ कहाँ जॉइंट सिटिंग हो सकती है और कहाँ कहाँ जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट किया गया है, अमेंडमेंट का मतलब है चेंज,
ऐड ऑन किया गया है, कुछ काटा गया है, उसे बोलते हैं अमेंडमेंट। ठीक है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होगा तब तो जॉइंट सीटिंग नहीं होगी। लेकिन अगर कोई बिल बनाया गया है, कोई एक्ट लाके बिल बनाने की बात जारी लो, तो हो जाएगी जॉइंट सीटिंग। इतनी सी बात है बस। कोई भी बिल है, मान लो जीएसटी लेके आना है, तो ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज थोड़ा कर रहे हैं, ये तो बस एक बिल लेके आए तो हो जाएगी जॉइंट मीटिंग, हो जाएगी। हमें जॉइंट मीटिंग में बुला लेंगे, एक्ट पास करना है कर देंगे। तो सर ये अलग अलग पास करना जरूरी नहीं है, अगर डेडलॉक हो गया तो जॉइंट सिटिंग हो सकता है। किस चीज में? ये सर ये जीएसटी में। अरे आप बहुत कंफ्यूज हो। जीएसटी चीज क्या है? सर आप बोले ना बिल है, बिल है ना, तो बस मतलब के लिए बिल के लिए क्या बोला था जॉइंट मैंने? सिटिंग, जॉइंट सिटिंग होगा। हाँ, होगा नहीं, और सर होगा कंस्टिट्यूशन नहीं। अगर कोई दिक्कत आती है जॉइंट मीटिंग करा देंगे उसकी। ठीक है, अगर मान लो अलग अलग पास नहीं हो जॉइंट मीटिंग कराएंगे, पास करा देंगे। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है, मान लो कोई फंडामेंटल राइट चेंज करने हैं, तो वहां पे तो अलग अलग पास कराना पड़ेगा आपको, लोकसभा में भी अलग पास सर कराना पड़ेगा। समझ गई। ठीक है, देखो कुछ नहीं है। देखो होता क्या है ना, एक दो बार अगर आप बुक रीड कर लोगे ना, लक्ष्मीकांत में सब कुछ लिखा हुआ है। मतलब पॉलिटी में तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं। अगर आप बुक पढ़ लो ना, और अगर आपको समझ में आ जाए, तो समझ में इन द सेंस वही कि क्या लिखा हुआ, उसको अगर आप मीनिंग समझ जाओगे ना, तो एक भी डाउट नहीं बचेगा। बस आपको क्या करना है, वो चीज पढ़ लेनी 2-3 बार। पॉलिटी के लिए तो लक्ष्मीकांत से बेटर बुक नहीं है इस लेवल पर, मतलब जीएस लेवल पर, ऑप्शनल की बात नहीं कर रहा, जीएस लेवल पर इससे बेस्ट बुक नहीं है लोगों के लिए। तो बस आप क्या करो, हाँ कुछ गलतियां हैं, कुछ जगह गलतियां हैं नो डाउट, बट लेकिन अगर आप पढ़ लो समझ में आ जाएगा वो प्रॉपर। सर ऑप्शनल के लिए कौन सा बुक आएगा सर? अरे भैया पहले प्री का तो देखो, ऑप्शनल बहुत दूर की कहानी है अभी। पहले लक्ष्मीकांत पेपर कर ली पूरी। मैं नेक्स्ट ईयर दूंगा इसलिए सोच अरे रहा था तो इस starting से। पहले तो जानो क्या क्या इस साल अभी तक पॉलिटी की बुक पढ़ ली पूरी की लक्ष्मीकांत? नहीं पूरी तो नहीं पड़ी सर। पूरी नहीं पढ़ी ना, तो पहले तो 15 से 20 बार पॉलिटी की बुक पढ़ो, तो समझ में आएगी आगे लक्ष्मीकांत। 15 से 20 बार, ठीक है, तब सोचना फिर आगे की पॉलिटिकल साइंस लेनी भी है कि नहीं लेनी है, क्योंकि अभी अपने पास 1 साल है, तो पहले 15 से 20 बार पढ़ डालो इसको, ओके सर। तब काम चलेगा। उससे पहले एनसीईआरटी पढ़ ली आपने सारी की सारी? हाँ यस सर थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत नहीं चलता भैया, थोड़ा बहुत से काम नहीं नहीं, चलेगा, मतलब थोड़े बहुत से काम नहीं चलेगा, पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा और कई बार पढ़ना पड़ेगा। अभी तो एनसीईआरटी ही नहीं पढ़ी है आप लोगों ने, अगर आपको हकीकत बताऊं आपकी सभी की, आप लोगों ने एनसीईआरटी ही याद नहीं की, करनी चाहिए थी। मैं बार बार बोला आप लोगों की बेसिक है एनसीईआरटी, पहले एनसीईआरटी आएंगी तब ऊपरी कहानी आएगी, और ऊपरी कहानी इसलिए समझ में नहीं आती है क्योंकि एनसीईआरटी ही नहीं पढ़ी। क्या कोई है आप में से जिसने एटलीस्ट 1 या 2 बार रीडिंग मतलब याद करने की कोशिश की गई हो एनसीईआरटी को पूरा का पूरा पढ़कर? किया किसने 1 से 2 बार? जबकि 1 से 2 बार में कुछ होता नहीं है, लेकिन तब भी 1 या 2 बार पढ़ी किसने सारी एनसीईआरटी? कोई भी है ऐसा? जी सर सर पूरी 10 तक पढ़ ली। पढ़ा है, 10th तक? 11 12 में जब आपने जो हाईलाइट किया था सर वो देखा है। 10th तक पढ़ 10 ली? तक सर अच्छे से। 10th तक रट लिया आपने? वेरी गुड। सर रटने के लिए सर आपने 1 2 बोला ना, तो 1 2 बार पढ़ के याद किया हाँ, है याद कर लिया ना। सर। चलो तो फिर 9th क्लास ज्योग्राफी की चैप्टर बता दो कौन कौन से हैं, सिर्फ चैप्टर ओनली। सर चैप्टर का नाम नहीं याद किया। ओह ये कैसे होता है? अरे भैया जो चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ लिया उसका चैप्टर का नाम नहीं मालूम? ये तो बड़ी गली, मतलब ये तो मैं तो आपसे थ्योरी भी नहीं पूछा, सिर्फ चैप्टर का नाम ही पूछा हूँ कि नाम क्या है, कौन कौन से चैप्टर पढ़े हैं आपने बुक के अंदर। चलो नाम भी बताओ कि क्या क्या पढ़ा, वही बता दो कि किन किन चैप्टर में क्या क्या था 9th क्लास ज्योग्राफी के अंदर। और अगर याद सर वो नहीं तो सर अगर याद नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब वेस्ट हो गया वो सब कुछ। बताओ और कोई? तो अपनी कमी समझ में आ रही है अपन को? अगर हम यस चीजें सर। रिकॉल ही नहीं कर पा रहे हैं ना, तो वो पढ़ा हुआ वेस्ट हो गया। क्योंकि पूछेगा तो ऐसे ही ना, अभी तो मैंने तो सिर्फ चैप्टर के नाम ही पूछे, मान लो इंटरव्यू में पूछ लिया आपसे कि आप बोलो कि एनसीईआरटी पढ़ी है, बोला ऐसे पढ़ी है, तो बताओ चैप्टर के नाम क्या क्या थे। आप बोलो सर चैप्टर के नाम तो याद नहीं करे, तो वो तो आने चाहिए ना, बुक पढ़ी तो उसमें चैप्टर का नाम भी था।
और ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, ठीक है। तो थोड़ा सिंसियरली पढ़ाई करिए। पढ़ाई दो तरीके की होती है, दिखाने के लिए होती है, समझने के लिए होती है। तो दिखाने वाली मत करो, पढ़ने वाली शुरुआत करो आप लोग, ठीक है सभी लोग। चलो आज के लिए इतना ही है। अगली क्लास से कॉपी बना लेना एक, है ना, और थोड़ा लग जाओ ढंग से। म्यूनिसिपैलिटी से स्टार्ट करेंगे। जितना पढ़ा दिया है पढ़ लो। 38 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं हम लोग पॉलिटी के अंदर अभी तक, 38 चैप्टर्स, ठीक है, बहुत होते हैं। अगर इतना भी ढंग से रख लिया ना, ढंग से समझ के चले गए, तो पॉलिटी के आए हुए क्वेश्चन मोस्टली कर लोगे आप लोग, मोस्टली क्वेश्चन सारे कर लोगे आप, जो 38 चैप्टर में पढ़ लिया हम लोगों ने। अब वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप कैसे पढ़ते हो कैसे नहीं पढ़ते हो। ओके ठीक है, देन मिलते हैं Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में। Sir. पढ़ाई करें आप लोग।